आइए एक नजर डाल लेते हैं इंटरनेशनल 10 बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे इजराइल और गाजा से। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा सिटी के लोगों ने शहर छोड़ने से इनकार किया। वहीं भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया। नेतन्याहू बोले राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। फिलिस्तीन निर्माण को अमेरिका का समर्थन है। यूएन की बैठक के पहले इजराइल जाएंगे विदेश मंत्री रूबियो। एक फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग, क्या रहा भारत का रुख? नेटो से तनातनी के बीच खुलासा, रूस में पुतिन ने अपने लिए बनवाए 3 बंकर, यहीं 18 घंटे रहते हैं पुतिन। पोलैंड हाई अलर्ट पर, सीमा पर रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास। फ्रांस ने सहयोगी देश में तैनात किए राफेल। फिर सामने आया अमेरिका का दोहरा चरित्र। G7 और EU से भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाने को कहा। मेरे फैसले से भारत अमेरिका में आई कड़वाहट। सवाल यह कि 50% टैरिफ थोपने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा है पछतावा। 2027 में SCO समिट की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को किया भंग। किस तारीख को होंगे संसदीय चुनाव? रशिया में भूकंप के तगड़े झटके, रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई तीव्रता। सुनामी का भी अलर्ट। अफ्रीकी देश कांगो में दर्दनाक नाव हादसा, 90 से ज्यादा लोगों की मौत, ज्यादातर छात्र। गाजा सिटी के लोगों ने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने हमले तेज किए हैं। 50 लोग मारे गए हैं इस हमलों में। दरअसल इजरायली नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि गाजा में हुए सैन्य अभियानों में 50 लोग मारे गए। सेना ने गाजा शहर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी में रहने वाले लाखों लोगों ने घर छोड़कर इजरायली सेना के निर्दिष्ट सुरक्षित स्थानों पर जाने से इनकार कर दिया है। हमास के गढ़ में इजरायली सेना लगातार गोलाबारी और बमबारी कर रही है। इजरायली सेना की कार्रवाई में 50 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 50 से ज्यादा लोगों के दरअसल मारे जाने की जानकारी मिल रही है। हमास की गढ़ माने जाने वाले इस शहर पर इजरायली सेना लगातार गोलीबारी और बमबारी कर रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ की खाद्य सामग्री, खाने पीने के सामान की आपूर्ति भी रुकी हुई है। और इस बीच गाजा पट्टी में शुक्रवार को इजरायली सेना की कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर है, भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। इस पर नेतन्याहू क्या बोले हैं? राष्ट्र कभी नहीं बनेगा फिलिस्तीन। दरअसल संयुक्त राष्ट्र आम सभा में फ्राइडे को अलग अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना को लेकर वोटिंग की गई थी। और इस प्रपोजल को कुल 193 सदस्य देशों में से 142 देशों का सपोर्ट मिला है। और इसके विरोध में केवल 10 देशों ने ही वोट किया है। वहीं 12 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली है। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र कहे जाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में भारत के साथ साथ चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, कतर, यूक्रेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश हैं। इजराइल और अमेरिका समेत कुल 10 मुल्कों ने इसका विरोध किया है। फिलिस्तीन निर्माण को अमेरिका का समर्थन मिला है। तीसरी बड़ी खबर है, यूएन की बैठक से पहले इजराइल जाएंगे विदेश मंत्री रूबियो। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते इजराइल जाएंगे। यह दौरा संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन देशों पर होने वाली बहस से पहले हो रहा है। रूबियो गाजा युद्ध, बंधक रिहाई और यूरोपीय देशों को फिलिस्तीन को मान्यता देने पर चर्चा करेंगे। वे पूर्वी यरूशलेम के विवादित स्थल का भी दौरा करेंगे, जिसे फिलिस्तीन अपनी राजधानी मानता है। चौथी बड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई। भारत का क्या रुख रहा? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के पक्ष में वोट किया है, जो फिलिस्तीन के 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को फ्रांस ने पेश किया और 142 देशों ने समर्थन दिया है। इसमें गाजा को फिलिस्तीन का हिस्सा माना गया है। अमेरिका और इजराइल ने इस प्रपोजल की निंदा करते हुए इसे हमास के पक्ष में बताया है। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रपोजल के पक्ष में, उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और 2 देश 2 स्टेट योजना का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी कहते हैं। यह प्रस्ताव फ्रांस ने पेश किया था, जिसके बाद भारत समेत 142 देशों ने समर्थन दिया। 10 देशों ने विरोध में वोट दिया और 12 देश मतदान से दूरी बनाए रहे, जिसमें अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, नाइरो, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। 5वीं बड़ी खबर यह है कि नेटो से तनातनी के बीच खुलासा यह हुआ है कि रशिया में पुतिन ने अपने लिए 3 बंकर बनवाए हैं और यहीं 18 घंटे वो रहते भी हैं। प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की बात करें, राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी मीडिया में है, लेकिन ऐसे में एक नया खुलासा सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। इस खुलासे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने अपने लिए 3 बंकर बनवाए हैं। इन बंकर्स में वे खुद रहते हैं। बंकर के भीतर राष्ट्रपति ऑफिस का पूरा सेटअप है, जहां पुतिन 18 से ज्यादा घंटे बिताते हैं। नाटो देशों से तनातनी के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पुतिन के सुरक्षा अधिकारी रहे कराकुलोव का दावा यह है कि पुतिन ने रशिया में अपने लिए 3 बंकर बनवाए हैं और इस बंकर से ही पुतिन अपने सारे कामों का संचालन करते हैं। बंकर से ही पुतिन मीटिंग भी लेते हैं। एसोसिएटेड प्रेस और डोजियर सेंटर से बात करते हुए कराकुलोव ने कहा है कि पुतिन ने तीनों बंकर एक जैसे बनवाए हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि पुतिन वर्तमान में किस बंकर में है। पुतिन ने यह बंकर काला सागर, सोची और मॉस्को में बनवाया है। छठी बड़ी खबर यह है कि पोलैंड हाई अलर्ट पर है। सीमा पर रशिया बेलारूस का मिलिट्री अभियान चल रहा है।
सैन्य अभियान चल रहा है। फ्रांस ने सहयोगी देशों में अपने राफेल तक तैनात कर दिए हैं। पोलैंड पहुंचे रूसी ड्रोन गिराए जाने के बाद से जो तनाव बढ़ा है, उसके बीच रशिया और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जापार्ड 2025 नामक ये सैन्य अभ्यास पोलैंड की सीमा के नजदीक किया जा रहा है। इस अभ्यास के चलते पोलैंड हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच नेटो सहयोगी के रूप में एकजुटता दिखाने के लिए फ्रांस ने पोलैंड में लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है और इसके अलावा एस जयशंकर की पोलिश समकक्ष से बातचीत भी हुई है, जिसमें शांति की अपेक्षा की गई है। सातवीं बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आया है। G7 और EU से भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाने को कहा गया है अमेरिका की ओर से। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने G7 और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से इस बात को लेकर आग्रह किया है कि वे भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाएं, ताकि इन देशों की जो जरूरतें हैं, दोनों देशों को रूसी तेल की खरीदारी से रोका जा सके। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने के लिए रशिया पर दबाव बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। G7 के वित्त मंत्रियों के लिए एक बैठक भी बुलाई है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में जिस तरीके से टैरिफ को लेकर, इंडिया पर इंपोज किए गए टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि मेरे फैसले से भारत अमेरिका में कड़वाहट आई है। 50% टैरिफ थोपने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है? बड़ा सवाल यह भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि टैरिफ लगाने से भारत अमेरिका के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर यह टैरिफ लगाया गया। ट्रंप के इस कदम से भारत में अमेरिका का विरोध होने लगा और ट्रेड डील पर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार यह बात कबूल ली है कि टैरिफ लगाने की वजह से भारत अमेरिका के रिश्ते पर बुरा असर पड़ा है। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि 50% टैरिफ लगाने से दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और उस वक्त उन्होंने कहा कि भारत उनका, यानी कि रशिया का सबसे बड़ा ग्राहक है। मैंने रशिया से तेल खरीदने के कारण ही भारत पर 50% टैरिफ का घोषणा की है। यह करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी किया। नवी बड़ी खबर यह है कि 2027 में SCO समिट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान भी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि 2027 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट की मेजबानी करने वाला है। यह घोषणा तिनजियान SCO समिट के 2 हफ्ते बाद की गई, जहां पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। SCO ने पहलगाम और बलूचिस्तान आतंकी हमलों की भी कड़ी निंदा की है। 10वीं बड़ी खबर यह है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है और अब संसदीय चुनाव होने हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की, जो कि 73 साल की है, उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया है, शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि नई कार्यवाहक सरकार को 6 महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा, जो कि नेपाली संसद जिसको कह सकते हैं, उसे भंग कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी नोटिस के मुताबिक सदन 12 सितंबर 2025 को रात के 11 बजे से भंग हो गया। नोटिस में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 21 मार्च 2026 तय की है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो अब इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व करेंगी। और अगली बड़ी खबर यह है कि रशिया में भूकंप के तगड़े झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का भूकंप मापा गया है। सुनामी का भी अलर्ट है। रूस के कामचटका क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। इससे 300 किलोमीटर के दायरे में सुनामी की चेतावनी दी गई है। यह झटका 1 महीने पहले आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है। कामचटका में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जुलाई में कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें प्रशांत महासागर में 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी थी। यह भूकंप अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था और इसकी वजह से हवाई, जापान और बाकी जो तटीय क्षेत्र है, वहां बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जापान में करीब 20 लाख लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि बाद में चेतावनी वापस ले ली गई। अगली बड़ी खबर, अफ्रीकी देश कांगो में दर्दनाक नाव हादसा हुआ है, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और उनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो छात्र बताए जा रहे हैं। कांगो में शुक्रवार को एक बड़ा नाव हादसा हुआ, जिसमें कम से कम 86 लोगों की मौत हुई है। ये घटना बसनकुसु इलाके में हुई और मृतकों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की संख्या बताई जा रही है।